तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने पास कुछ शब्द दिए गए हैं और उसकी हमको परिभाषा देना है। तो देख लो किस तरह से हम दे सकते हैं। पहला है समांतर रेखा है, और समांतर रेखा किसको बोलोगे? तो समांतर रेखा का मतलब होता है कि जब भी समांतर रेखा का बात होगा ना, तो दो रेखाओं का बात होता है, सिंगल रेखा समांतर नहीं होता है, दो रेखा का बात होता है। आपने रेल का पटरी देखा है, तो रेल के पटरी को देखोगे तो क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। रेल का जो पटरी है ना, एक दूसरे से आपस में कहीं मिलेगा नहीं। ये जिस पर रेल या ट्रेन चल रही है ना, वो कहीं जाकर के नहीं मिलने वाला है। इसकी दूरी हर जगह क्या होता है, समान होता है। तो यही बात है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो और वह एक दूसरे से कहीं नहीं मिले, तो वैसी रेखाएं क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। मतलब इसकी दूरी जो होगा वो हर जगह समान होता है। दूसरा उदाहरण ले लो, सीधी। बहुत सारी सीधी भी हो सकता है समांतर हो और नहीं भी होता है। सीधी देखो है ना, तो अगर इस सीधी की ये वाला पार्ट जो है, ये वाला भाग जो है, ये जो है, ये हर जगह अगर समान होगा, तो ये जो दो बम्बो है, दो बांस है, वो क्या होगा, समांतर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया समांतर रेखा है क्या है, ठीक है। दूसरा है लंब रेखा है। अब लंब रेखा का मतलब क्या होता है, जब दो रेखा एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटे। कैसे काटेगा समकोण बनाते हुए, देख लो। मान लो एक रेखा है हमारे पास AB, और इसको कोई दूसरा रेखा है CD, दूसरा रेखा है CD, ये एक दूसरे को काट रहा है। लेकिन सिर्फ काट ही नहीं रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहे हैं, 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो यदि दो रेखा एक दूसरे को इस तरह से काटे कि उस दोनों रेखा काटने से 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो वो समकोण होता है। अच्छा, समकोण का उदाहरण कहाँ पर खोज सकते हैं? देखो, बिजली का खंभा जो है ना, कहीं पे यदि गिरा है, बिजली का खंभा यदि गिरा है, तो लगभग समकोण पे गिरा होता है, समकोण पे गिरा होता है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया समकोण का। रेखाखंड किसको कहेंगे? जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो। देखो, रेखा और रेखाखंड क्या होता है, ये मान लो कि AB रेखा है, ये A और B क्या है, एक रेखा है, इसको इस तरह से सूचित करते हैं। देखो, रेखा में क्या होता है, ना ही कोई अंत बिंदु होती है और ना ही कोई शुरुआत की बिंदु होती है। जितना मन उतना बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। अच्छा, बढ़ता तो रेखाखंड भी है, लेकिन इसमें देखो समझो अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है, जबकि रेखाखंड क्या होता है, इसका भाग होता है। मान लो ये CD यहाँ से काट के निकाल लिए, तो अब ये CD क्या हो गया, ये CD क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। मतलब रेखाखंड, देखो रेखा और खंड, मतलब रेखा का टुकड़ा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु। तो वही बात है, जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अब इसको समझ लो। एक वृत्त खींच लो इस तरह से, और इसका ये केंद्र हो गया। इस केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, यानी कि ये जो गोलाई है, यहाँ तक की दूरी कहीं भी ले लो, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। इसको R से सूचित करते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया। मतलब केंद्र से परिधि, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। आगे देख लो 5 में वर्ग। वर्ग क्या होता है वो समझ लो। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। देखो बंद आकृति, वृत्त भी क्या है, एक बंद आकृति है, कहीं भी देखो खुला हुआ नहीं है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। वर्ग कैसे बनेगा, देखो अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर का भुजा लिए हैं, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का भुजा, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का भुजा, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का भुजा, सब जगह कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का भुजा। और सारे कोण कितना होंगे, 90 डिग्री का होगा। सारा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये वर्ग कहलाएगा। कहीं भी इस तरह की आकृति बनती है जिसका चारों भुजा बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री है, मतलब समझ लो वो क्या है, वर्ग है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि ये जितना भी परिभाषा अभी हम पढ़े हैं, इस परिभाषा में क्या कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। तो नोट करते हैं, देखो कौन कौन से शब्द को हम परिभाषित फिर से कर सकते हैं। एक तो रेखा को परिभाषित कर सकते हैं, एक रेखा को परिभाषित कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं कहीं पर, हम एक परिभाषित कर सकते हैं रेखा को, रेखा, ठीक है। इसके अलावा हम परिभाषित कर सकते हैं समकोण को, समकोण को परिभाषित कर सकते हैं।
इसके अलावे परिभाषित कर सकते हैं हम परिधि को, और इसके अलावे कर सकते हैं क्या चीज, तो फिलहाल इतना ही है। देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या कहता है। तो सबसे पहला जो डिफिनेशन है हमारा रेखा का देखेंगे। रेखा क्या होता है? रेखा वह है जिसमें केवल और केवल लंबाई होता है। देखो रेखा यदि आप बनाओगे ना तो इस तरह से बना सकते हैं। इसमें क्या है? केवल और केवल लंबाई है, इसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। देख लो केवल और केवल क्या है? इसमें लंबाई है। दूसरी बात है रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये इधर भी बढ़ सकता है इधर भी बढ़ सकता है। इसका ना ही कोई शुरुआत बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु होता है रेखा में। समकोण क्या होता है? देखो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कभी भी अगर इस तरह का कोण मिल जाए तो वो समकोण होगा। कभी भी अगर इस तरह का कोण कहीं पर भी मिल जाए तो ये क्या होगा? समकोण होगा। तो समकोण बनता कैसे? देखो ये समझ लो कि यदि हम खड़े होते हैं ना जमीन पे हम खड़े होते हैं ना, यदि ये कोई इंसान हो, अगर वो जमीन पे खड़ा होगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 90 डिग्री से कम या ज्यादा कोण बनता है मतलब इस स्थिति में क्या है कि हम टेढ़े खड़े हैं या गिर सकते हैं उस स्थिति में। परिधि क्या होता है? देखो वृत्त के घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त का घेरा मतलब देखो ये वृत्त का घेरा है, ठीक है, और इसी की लंबाई की मतलब अगर यहां से इसको काटे और इसको फैला दे तो मान लो ये A है और ये B है, तो यहां से AB, इसकी लंबाई को क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या? देखो गौर से समझना, यदि गौर से वीडियो को देखोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन अब समझोगे नहीं तो ये क्वेश्चन बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करने के लिए कुछ नहीं है। तो नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 अभिधारणाएं हमारे पास और उस अभिधारणा को पहले पढ़ना है फिर समझना है। देखो 2 भिन्न बिंदु यानी कि 2 अलग अलग बिंदु है, तो किस तरह से 2 अलग अलग बिंदु होगा वो देख लो। देखो 2 अलग अलग बिंदु है, चलो मान लेते हैं ये A है और ये B है। तो 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित है। इसका मतलब है कि A और B पॉइंट मिलाकर के एक रेखा खींचा गया है और कोई तीसरा बिंदु यहाँ पर हो सकता है C, ठीक है। ये कुल मिला के ये जो है पहली अभिधारणा जो हमको यही बता रहे हैं कि 2 भिन्न बिंदु, अगर 2 भिन्न बिंदुओं से कोई रेखा खींची जाए तो एक तीसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस रेखा दोनों बिंदुओं के बीच में। ये बात समझ में आ गई। दूसरा अभिधारणा देख लो, यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हो। अब दूसरा अभिधारणा में क्या बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई रेखा इस तरह से खींचा हो, ए बी कोई रेखा खींचा हो और कोई मान लो तीसरा बिंदु यहाँ पर मान लो, या ये दूसरा ले लो, मानो कि पी क्यू कोई रेखा खींचा हो और कोई एक तीसरा बिंदु जो आर है वो रेखा पर नहीं, यानी 3 बिंदु तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों बिंदु वही रेखा पर हो, ठीक है। तो 2 बिंदु यहाँ पर रेखा पर है, 1 बिंदु रेखा से बाहर है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्या हमको जवाब क्या देना है, सॉल्यूशन क्या करना है, उसकी बात करते हैं। दोनों अभिधारणा समझ में आ गया, ठीक है। क्या इन परिभाषाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? अपरिभाषित शब्द का मतलब है ये जो ऊपर में दोनों पढ़े हैं, क्या इन दोनों सेंटेंसों में या कथनों में कोई ऐसा शब्द है जिसको और बताने की जरूरत है, ठीक है, जिसको और समझाने की जरूरत है, मतलब परिभाषित करने की जरूरत होता है। तो क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ ऐसा शब्द है, कम से कम देख लो, रेखा और बिंदु, इस 2 शब्द को तो यहाँ पर परिभाषित करना यानी समझाना पड़ेगा कि रेखा और बिंदु क्या होता है, तब जाकर के हमारा ये समझ में आएगा। ये पहला वाला। दूसरा देख लो, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? अविरोधी कहने का मतलब कि एक दूसरे को कहीं काट तो नहीं रहा है। देखो यहाँ पर ये बात और ये बात दोनों अलग बात है। ये पहली अभिधारणा जो है क्या कह रहा है, यदि A और B
बिंदु से कोई रेखा खींची जाए तो एक तीसरा बिंदु इसके बीच में हो सकता है, ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा अवधारणा कह रहा है कि P और Q बिंदु से कोई रेखा खींचा जाए तो जरूरी नहीं है कि 3 रेखा इसी रेखा पर, एक बाहर भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, इसलिए ये अभिधारणा अविरोधी है, क्योंकि दोनों अभिधारणाएं अलग अलग स्थिति को बताता है। क्लियर है? आगे देखो, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? देखो, ऐसी कोई यूक्लिड की अभिधारणा तो नहीं है। हाँ, यूक्लिड का एक अभिगृत है, 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यूक्लिड का एक ऐसा अभिगृत है, अभिधारणा कोई भी नहीं है जिससे ये मेल खा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।